हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, सहसंयोजक जो बंध होते हैं उसको समझाने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी दो प्रकार की थ्योरी दी गई थी। सबसे पहले लेविस ने जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी व्याख्या की थी और उसकी व्याख्या करने में उन्होंने ये बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो है उसके क्वालिटेटिव मतलब किस प्रकार से बॉन्ड बनता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग होती है और शेयरिंग होकर के उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में उस सहसंयोजक बंध की मात्रात्मक व्याख्या करने के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई, जो कि मुलिकन ने, हुन्ने और जोन्स ने बताई थी। और उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने हाइड्रोजन प्लस आयन के बारे में समझाया था। ठीक है, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई जो इसकी जो मात्रात्मक विश्लेषण है, उस मात्रात्मक विश्लेषण में जो क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया और नाभिक और इलेक्ट्रॉन वाले जो सिस्टम होता है उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा दर्शाकर उसकी व्याख्या की गई। तो जो सरलतम जो सिस्टम लिया गया था उसमें वही है, मैंने बताया H2 प्लस आयन लिया गया था। जो H2 प्लस आयन में क्या हो गया, दो तो उसमें प्रोटॉन हो गए, एक उसमें इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसकी व्याख्या करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का उपयोग किया गया। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी इसमें क्या है कि इसका पूर्ण रूप से निश्चित जो हल है वो प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन मेथड काम में लिए गए, जिसमें कि महत्वपूर्ण है आपके बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन, बॉर्न ओपनहेमर सन्निकटन। तो इसमें ये माना गया था कि नाभिक जो है, इसमें बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन में माना गया था कि जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है और भारी होने के कारण उसकी उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी गति को स्थायी माना गया। किसकी गति को? नाभिक की गति को। अब जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की तुलना में बहुत अधिक वेग से गति कर सकते हैं, इसलिए उनकी गति को दर्शाया गया और नाभिक की गति को नहीं दर्शाया गया, उसको स्थायी माना गया है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक यहाँ पर एक ट्राइंगल की फॉर्म में एक डायग्राम बनाया है जो H2 प्लस आयन का प्रदर्शन बताया गया है, जिसमें कि ये Ha जो है वो आपका एक न्यूक्लियस है, Hb आपका दो न्यूक्लियस है, मतलब दूसरा न्यूक्लियस है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? दो, और एक यहाँ पर ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों नाभिकों के बीच की दूरी r जो कि निश्चित है, और r दूरी निश्चित है, और Ha से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो Ra है, और Hb से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो Rb है, और जो कि परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अब इस अप्रोक्सीमेशन के अनुसार एक अणु में क्या है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। उससे पहले हम एक ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखते हैं, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी और R के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है। इस ग्राफ के अंदर जो है वो ये मतलब एक मिनिमम दूरी होती है, जिसके बाद में उसकी एनर्जी जो है, मतलब एक मिनिमम दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी इसका मान कम होता जाएगा, फिर एकदम से एक मिनिमम दूरी के बाद में इसका दूरी कम करने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ता चला जाएगा। तो इस अप्रोक्सीमेशन के अनुसार कोई भी जो अणु होता है उसमें चार प्रकार की एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, जिसे कि हम स्थानांतरण ऊर्जा भी कहते हैं।
तो स्थानांतरण जो ऊर्जा होती है वो अणु की स्थानांतरण गति के कारण होती है। ठीक है, स्थानांतरण गति का मतलब हो गया कि उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें मोशन, उसमें गति, सेंटर ऑफ गुरुत्व केंद्र की गति के कारण, या हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि अणु के स्थानांतरण गति के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं या ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। एक होता है, सेकंड है वाइब्रेशनल एनर्जी, कंपन ऊर्जा। जो कंपन ऊर्जा होती है वो अणु के गुरुत्व केंद्र की स्थिति बिना परिवर्तित हुए, अणु के गुरुत्व केंद्र की स्थिति बिना परिवर्तित हुए नाभिक से तथा नाभिक की ओर गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कंपन ऊर्जा कहते हैं। तीसरी ऊर्जा है रोटेशनल एनर्जी, जिसे हम घूर्णन ऊर्जा भी कहते हैं। जो घूर्णन ऊर्जा है वो होती है जिसमें कि अणु के अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत उपस्थित अक्ष के सापेक्ष गति के कारण जो होती है उसे हम रोटेशनल एनर्जी या कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो चौथी होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और एक लेवल से, एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार से इस अप्रोक्सीमेशन के अनुसार किसी भी अणु की जो कुल ऊर्जा है, ई टोटल जो है वो ई ट्रांसलेशनल, ई वाइब्रेशनल, ई रोटेशनल, ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी टोटल हो गया। अब देखिए ट्रांसलेशनल मोशन को क्या है, बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए हम इसको नगण्य मान लेते हैं। तो टोटल एनर्जी जो है वो आपका टोटल एनर्जी आपके वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का योग होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें एक और ये हम अगले अध्याय में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।